हेलो, मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर और थ्योरी की क्लास होगी ये। एक क्लास इसके बाद एक हम लेंगे न्यूमेरिकल्स की, उसमें केवल और केवल अंकित प्रश्न होंगे। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये येलो कलर के साथ बिलियन चैप्टर की पूरी परिभाषाएं, ठीक है कि नहीं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है और एक एक चीज को बारीकी से याद करेंगे। बिलियन किसे कहते हैं, तो बिलियन का मतलब होता क्या है, मैं एक बार यहाँ आपको समझा देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे बीकर लिया है ना। और इसमें हम दो चीज़ों को मिलाने वाले हैं कि भैया कौन कौन सी चीज़ें लेने वाले हैं। तो मैंने शुगर को लिया, शुगर मतलब कि चीनी। चीनी को लेते हैं और साथ में लेते हैं इसके साथ पानी, है ना। चीनी की जगह पे हम अगर नमक का यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, ये मैंने पानी भर दिया। ऊपर से डाल दी जाती है इसमें चीनी और इनको अच्छी तरीके से घोला जाए। अगर इनको अच्छी तरह से घोला जाए तो मैं कहूँगा ये हमारा बन के तैयार हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अगर हिंदी में बोला जाए तो उसे कहा जाता है विलियन। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये जो कम मात्रा में है ये इसे हम कहेंगे सॉल्यूट अर्थात विलेय। जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे, है ना। जो घुलने का काम करेगा वो विलय का काम करेगा और जो घोलने का काम करेगा उसे विलायक अर्थात सॉल्वेंट कहेंगे। तो मैं यहाँ और ये समांगी मिश्रण होना चाहिए, है ना। समांगी का मतलब समझते होगे आप। एक एक जो है अवयव दूसरे अवयव में पूरी तरह से घुल सके। तो परिभाषा लिखूंगा, मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, है ना। ये थोड़ा दोबारा से लिखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी का अर्थ समझ आता होगा, होमोजीनियस जिसे कहा जाता है, ठीक है नहीं। समांगी मिश्रण ही हमारा क्या कहलाएगा, विलियन कहलाएगा। समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है ना। ये थोड़ा हैंग होने लगता है, हमारा बोर्ड कहलाता है। दो, अब एक बार बोलिए मेरे साथ साथ। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसे करके लाइन बना देता हूँ, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण समांगी मिश्रण सॉरी विलियन कहलाता है। जैसे मैंने कहा था, जैसे ए और ये इधर ले लेते हैं बी, इन दोनों को मिला दिया, एक नई चीज बन के आई है हमारा सी। क्या मैं इसको विलय का नाम दे सकता हूँ। जो कम मात्रा में होगा मैंने बताया था आपको विलय का काम करेगा। जो अधिक मात्रा में होगा उसका क्या नाम देंगे आप, विलायक कहेंगे इसे हम। क्या कहेंगे, विलायक। थोड़ा डेस्क हिल रही है इसकी वजह से राइटिंग दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा आपको, है ना। ये दोबारा से अटैच कर लेते हैं, मुझे लग रहा है दिक्कत है इसमें। चलो, सी सी जो बन की नई चीज आई वो क्या होगी हमारी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अर्थात विलियन। तो परिभाषा हमने याद कर ली है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। कई सारे टाइप होते हैं, तनु विलियन, सांद्र विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, ठीक है कि नहीं, कई सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़नी है मूलक की सांद्रता। अच्छा, इस सांद्रता क्या होता है, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। येलो कलर है, किसी और कलर के साथ आते हैं। ब्लैक पे व्हाइट सही लगता है और रेड भी शायद सही लगेगा, मैं रेड कलर लेता हूँ, है ना। ये सांद्रता क्या होती है, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा कहीं पे लिखा रहता है 10% W/V। मतलब कि 10% का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 10 लिखा, अपॉन लिखा जाएगा, परसेंट का मतलब परसेंट, 100 में से कोई चीज 10 है
है ना। तो ये विलय की मात्रा होगी और ये पूरा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्वेंट कितना होगा इसमें 90, क्योंकि जब 10 मिला सॉल्यूट 90 मिला सॉल्वेंट तभी तो मिला के बिलियन 100 बनेगा। अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 20% तो इसका क्या मतलब होगा 20% का 20/100 20/100 है। तो 20 इसमें से माइनस करेंगे तो 80 होगा। ये सॉल्वेंट का काम करेगा, ये सॉल्यूट का काम करेगा और ये सॉल्यूशन का काम करेगा। तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा वो पढ़ेंगे मोलरता। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोलैरिटी। मोलैरिटी से इंग्लिश में कहेंगे। दूसरी है मोललता, इसको क्या कहा जाएगा, तो मोलैलिटी। मोलैलिटी ये हमारा इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, मोलैरिटी और एक मोलैलिटी। मोलरता और दूसरा है मोललता। ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा बहुत ही आसान है। 1 लीटर विलियन में हमें कितना लेना है मेरे दोस्त, 1 लीटर विलियन लेना है। तो 1 लीटर विलियन में घुले 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मूलों की संख्या को घुले विलय के मूलों की संख्या को ही विलय के मूलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। कि भैया इसका मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी कुछ होता है सवाल निकालने के लिए। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला है वो हम याद करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे जरूर पूछा जाता है। तो मोलरता का फॉर्मूला बोलेंगे आप विलय के मूलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ किसके होने चाहिए, विलय के, जिसे घोला जा रहा है ना। विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं, आसानी से लिख देंगे। और नीचे लिखा जाएगा विलियन का आयतन जिसमें घोला गया है, लेकिन उसको लीटर में ही लिया जाएगा। ऊपर विलय आएगा और नीचे आएगा विलियन। यहाँ लिखा जाएगा विलियन का क्या, विलियन का आयतन लिखना है आपको, ठीक है नहीं। क्या लिखना है, विलियन का आयतन। ये थोड़ा दिक्कत दे जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं। विलियन का आयतन किसमें होना चाहिए मेरे दोस्त, लीटर में, लीटर में, ठीक है कि नहीं। मोलरता एक बार बोलिए, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को ही मोलरता कहा जाता है। चलो मोलैलिटी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ 1 लीटर की जगह किस में चेंज करना है, 1 किलोग्राम। क्या लिखेंगे, 1 kg, ठीक है नहीं, 1 kg लिखेंगे। 1 किलोग्राम विलायक में, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे आप, विलायक, विलायक। 1 किलोग्राम विलायक में घुले घुले विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे दोस्त, मोललता, मोललता कहलाती है। क्या याद हो चुकी है आपको दोनों में क्या फर्क है, तो आप आसानी से बता सकते हैं अब, है ना, कि यहाँ पे 1 लीटर विलियन में था और यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में है, ठीक है कि नहीं। अब इसका मात्रक क्या था, आंसर बोलेंगे आप, मोल तो ऊपर आएगा अपॉन लीटर ही नीचे आएगा। मोल पर लीटर इसका क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है नहीं। इसका मोल पर क्या आएगा, केजी आएगा, ठीक है कि नहीं। चलो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप सभी मेरे साथ साथ लिखिएगा, मोललता, मोललता, है ना। पेन और कॉपी साथ रखिएगा और लिखने की कोशिश करें। क्लास 12th के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल शायद समझ नहीं आएंगे आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे विलय के मूलों की संख्या, ऊपर लिखा जाएगा विलय आने वाले हैं, विलय के मूलों की संख्या, विलय के मूलों की संख्या। और नीचे जो लिखेंगे अब विलयन का आयतन नहीं लिखेंगे, अब इसे लिखेंगे विलायक का भार। क्या लिखेंगे, विलायक
का भार, और विलायक का भार किस में होना चाहिए? तो आप आंसर दोगे केजी में। ये हमारा पहला सवाल है, 4 नंबर का पूछा गया था। इसमें सारी चीजें पूछी गई थी, मोलरता, मोललता। अभी आगे भी पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। ये नॉर्मलता क्या होता है ना? तो सेम कहानी है। 1 लीटर विलियन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या को मैं लिखता हूं यहाँ पे। 1 लीटर विलियन में नॉर्मेलिटी कहा जाता है। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यहां मैंने लिखा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को 1 लीटर विलियन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलता, नॉर्मलता कहते हैं। अगर कोई आपसे फॉर्मूला या फिर मात्रक पूछे तो आप आसानी से दे सकते हो कि भैया अगर नॉर्मलता निकालनी है, बिल्कुल उसी की तरह है ना? नॉर्मलता निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इक्विवेलेंट वेट जिसे कहा जाता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा ऐसे करके संख्या, और नीचे क्या लिखा जाएगा? जैसे पहले लिखा गया था, विलियन का आयतन। क्या होना चाहिए नीचे? विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में होना चाहिए? तो आप आंसर दोगे कि भैया विलियन का आयतन यहाँ भी लीटर में होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये नॉर्मलता को याद कर लिया। अच्छा, ये मूल प्रभाज क्या है? क्या मूल प्रभाज की जगह कुछ और पूछा जा सकता है? इसे मूल भिन्न भी कहा जाता है ना? और इंग्लिश की बात करेंगे तो इसे मूल फ्रैक्शन के नाम से जानेंगे। और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न ही होता है, और भिन्न से समझा जाता है कि कितना पार्ट लिया जा रहा है ना? एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, फिर हम डेफिनेशन पर चलेंगे। जैसे ए कोई पदार्थ है और इधर बी कोई पदार्थ है। ए के मैंने एन ए मोल ले लिए और बी के मैंने एन बी मोल ले लिए। मुझे इसका मोल प्रभाज फ्रैक्शन पता करना है टोटल सॉल्यूशन में, है ना? तो इन दोनों को अगर एक बीकर में डाला गया है तो मोल फ्रैक्शन हम इसका पता करेंगे। तो मोलों की संख्या निकालेंगे किसी अवयवी घटक का जो उसमें विलय के रूप में घोला गया है, और टोटल विलियन मतलब कि एन ए प्लस एन बी दोनों का। अगर मुझे बी का निकालना है मूल प्रभास, तो बी का तो ऊपर आने वाला है और नीचे आएगा टोटल मतलब एन ए प्लस एन बी का। यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, ठीक है कि नहीं? तो इसी के इन दोनों के अनुपात को ही हम मूल प्रभाज कहते हैं। तो मूल प्रभाज मैं मानता हूं, आप डेफिनेशन खुद बनाने की कोशिश करना। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, उससे सारे के सारे उसी से बनने। देखिए, 1 लीटर बिलियन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कही जा रही थी। और दूसरा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो ये हमने पढ़ा कि 1 किलोग्राम, है ना, विलायक में घुले विलय के मूलों की संख्या मोलरता कही जा रही थी। 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मूलों की संख्या को मोलरता कह रहे थे। ठीक है कि नहीं? सारी बातें हमने आसानी से जान ली हैं। अब जानते हैं मूल प्रभाज के बारे में। तो ये मूल प्रभाज का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन आप अपने आप बनाने वाले हो। मूल प्रभाज क्या होता है? तो मैंने कहा था विलय का ये किसी विशेष अवयवी घटक के मूलों की संख्या बटे कुल आयतन के मूलों की संख्या, है ना? तो यहाँ लिख सकते हैं किसी किसी विलय के, ये विलय होना चाहिए, किसी विलय के अवयवी घटक के मूल, अवयवी अवयवी मतलब एलिमेंट जो भी डाल रहे हैं, अवयवी घटक के मूल, घटक के मूल डिवाइड करेंगे किससे? कुल आयतन के मूल। इसमें ए और बी है तो ए और बी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कुल आयतन के मूल, कुल आयतन के मूल, इन दोनों के ही अनुपात को, है ना, परिभाषा में क्या लगेंगे? इनके अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है नहीं? अनुपात लिख देना आप अपनी तरफ से, इन दोनों के अनुपात को हम मूल प्रभाज कहते हैं। चलो आगे चलते हैं भैया। अब आता है W अपॉन W परसेंटेज, और होता है इसमें, है ना, ये लिखने में दिक्कत हुई है,
W अपॉन W परसेंटेज क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम कहीं भी केमिस्ट पे जाते हैं, दवाई के रूप में लिखा रहता है कि 10% और आयतन भी लिखा रहता है। तो ये ऊपर विलय की मात्रा होती है और नीचे कुल विलयन का होता है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं W अपॉन W परसेंटेज में विलय का क्या लिखेंगे, विलय की मात्रा, है ना, ये ग्राम में भी हो सकती है, विलय की मात्रा। और नीचे क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त, विलियन की, है ना, टोटल विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा। और विलियन की मात्रा होगी, ठीक है कि नहीं। और ये परसेंटेज में एग्जांपल लेके दिखा देते हैं इसका, ये इसे लिखा जाएगा W अपॉन कैपिटल W परसेंटेज। अगर मैंने बोला भी पढ़ा था 20% W अपॉन W है, तो इसे क्या लिखा जाएगा 20 अपॉन 100। ये किसका काम करेगा, ये 100 है। ये किसका काम करेगा, विलय का काम करेगा, है ना। और ये किसका काम करेगा, ये करेगा बिलियन का, ठीक है। यहाँ पे मात्रा पे ध्यान देना, W मतलब वेट है और यहाँ पे ग्राम में होंगी दोनों चीजें, ठीक है। V अपॉन V परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, है ना, यहाँ विलय का आयतन लिखने वाले हैं हम। यहाँ क्या लिखेंगे, विलय का आयतन। तो आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे विलय का आयतन, है ना। आज ही थोड़ा दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कल इसका इलाज किया जाएगा। विलय का आयतन, विलय का आयतन, क्योंकि ये विलय है, छोटा है, और नीचे टोटल बड़ा है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, विलियन का आयतन। क्या लिखेंगे, मुझे लगा इसे रेस्ट नहीं मिला, मचल रहा है, आदत से मजबूर है। विलियन का आयतन, है ना, विलियन का आयतन आ गया लाइन पे, विलियन का आयतन, है ना। वी है, ये स्मॉल है और ये हमारी कैपिटल है। वही परसेंटेज की बात कर लेते हैं, मैंने 30% की बात की है V अपॉन V की, तो क्या बोलेंगे 30 आउट ऑफ 100, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, विलय, ये क्या है, विलियन। इसमें विलायक पूछा जाए तो आप कहोगे कि भैया 70 होगा, है ना, 30 प्लस 70 तभी तो 100 बनेगा। चलो आगे चलते हैं, पेज नंबर 5 पे W अपॉन V परसेंट है, तो ये ज्यादातर देखा जाता है हमारे सिरप पे लिखा हुआ है ना। ये आप जो भी सिरप लेंगे वहां पे दिखाई देने वाला है, ठीक है कि नहीं, दिखाई देगा, बिल्कुल लिखा रहता है, इन पे ऐसी मात्रा लिखी रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है, W है। विलय का क्या लिखेंगे, W है तो द्रव्यमान, किसकी मात्रा है, ये द्रव्यमान की। विलय का द्रव्यमान ऊपर लिखा जाएगा और नीचे V है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलियन का अनुपात, इन दोनों के, सॉरी, विलियन का आयतन, इन दोनों के अनुपात को ही कहते हैं विलियन का आयतन, ठीक है। ये होगा हमारा W अपॉन V, और यहाँ पे लगाया मैंने परसेंटेज का साइन, ठीक है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, ये हमने जान लिए हैं। पीपीएम का क्या मतलब होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या मतलब हुआ, मिलियन आपको पता होगा बहुत अच्छे से, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 10 लाख होता है। 1 लाख पे कितना जीरो होता है, 5, तो मैं इसके पीछे 5 जीरो और लगा देता हूँ, है ना, इतनी। या फिर इसे 10 की पावर 6 भी कहा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कितना सॉल्यूट घोला जा रहा है, कितना सॉल्यूट घोला जा रहा है, कितने सॉल्यूशन में इनटू कर दिया करेंगे 10 की पावर 6 से, है ना। यहाँ पे क्या है क्या आने वाला है, सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या आने वाला है मेरे दोस्त, सॉल्वेंट। किसमें मात्रा है इसकी, 10 की पावर 6 में। पीपीएम का ये अर्थ है यहाँ पे, है ना। आगे चलते हैं, राउल्ट का नियम, बेहद ही उपयोगी राउल्ट का नियम किसे कहते हैं तथा उसकी सीमाएं क्या हैं। तो राउल्ट का नियम कई बार पूछा गया है, अगर किसी को याद है तो वो लिख सकता है राउल्ट का नियम, है ना। ये मैं और पूछना चाहता हूँ, ये अवाष्पशील के लिए है या फिर वाष्पशील के लिए, है ना। तो एक बार लिखेंगे मेरे साथ साथ, क्या होता है राउल्ट का नियम, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये राल्ट का नियम होता है किस, केवल अवाष्पशील के लिए, है ना। तो यहाँ से लिखने की स्टार्ट करें, सॉल्यूशन यहाँ डाल के, इस नियम के अनुसार लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार एक फॉर्मूला सा लिख लेते हैं, उससे आप बना के लिख सकते हो। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मूल फ्रैक्शन, है ना। मूल फ्रैक्शन क्या होता है? n अपॉन n प्लस n, है ना। ये विलय का हुआ, ये विलयन का हुआ, है ना। तो किसी अवाष्पशील, यहाँ लिखना है हमें, किसी अवाष्पशील द्रव के लिए, ये किसके लिए लागू होगा? केवल अवाष्पशील के लिए। किसी अवाष्पशील द्रव के लिए, किसी अवाष्पशील द्रव के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाएगा, है ना। अवनमन मतलब कमी हो रही है वाष्प दाब में। किसी अवाष्पशील द्रव के लिए, किसी अवाष्पशील अवाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब, अवाष्पशील द्रव का आंशिक, यहां लिखा मैंने वाष्प दाब, वाष्प दाब उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। विलय के, यहां लिखेंगे मोल प्रवाह, मोल प्रवाह के का, मूल प्रवाह का के समानुपाती हो सकता है ना। ये मिटा देते हैं यहाँ से, मूल प्रवाह के समानुपाती होता है ना, ये सही लगेगा। मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, ठीक है नहीं, समानुपाती होता है। एक बार बोलने की कोशिश कीजिएगा, और कैसे करके, यहाँ से, ये वाष्पशील का आपेक्षिक अवनमन है, और यहाँ पे ये मैंने क्या दे रखा है, तो आप कहोगे ये भैया मूल प्रवाह है, क्योंकि मूल प्रवाह मैंने आपको बताया था। तो ये किसके लिए लागू होता है ना, कहाँ कहाँ काम करता है, इन सारी बातों को हम जान लेंगे, है ना। इसी को कहा जाता है इसकी सीमाएं। सीमाओं का मतलब होता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि कहाँ कहाँ काम करता है, कहाँ कहाँ काम नहीं करता है, ठीक है नहीं। चलो यहाँ पर डाल लेते हैं हम कलर चेंज करके, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो मैं येलो कलर के साथ ऐसे करके लिखता हूँ, ग्रीन भी सही आएगा। सीमाएं डाल लेते हैं, कहाँ कहाँ काम करेगा, कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सीमाएं तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, केवल अवाष्पशील के तनु विलयन के लिए लिख देते हैं, केवल केवल अवाष्पशील होने चाहिए। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है भाई, है ना। किसी अवाष्पशील, है ना, विद्युत अपघट्टिकी, अवाष्पशील विद्युत अपघट्टिकी, अपघट्टिकी तनु विलयन के लिए लागू होता है। यहाँ लिखेंगे तनु, और यहाँ लिखेंगे विलयन। मैं समझ गया क्यों दिक्कत दे रहा है ये, के लिए लागू होता है ना। ये माउस का काम भी कर जाता है कभी कभार, लागू होता है, ठीक है नहीं। पहला ये लिमिटेशन है, केवल अवाष्पशील, वाष्पशील के लिए काम ये नहीं करेगा, ठीक है नहीं। अगला पढ़ लेते हैं। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, है ना, टूट सकते हैं, उनके लिए लागू नहीं होगा। जो पदार्थ, मैं लिख देता हूं, जो पदार्थ विलयन में, है ना, किसी भी सॉल्यूशन में विलयन में संगुणित, संगुणित होते हैं, संगुणित होते हैं, उन पर राउल्ट का नियम नहीं काम करेगा, है ना। ऐसे करके क्रॉस कर देता हूं, इनके लिए लागू नहीं होता है, नहीं काम करेगा, है ना। तीसरा पॉइंट, और एक और पॉइंट लिख लेते हैं। जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो विलायक से
जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, रासायनिक, हाँ अब सही चल रहा है, अभिक्रिया नहीं करते हैं, उन पर लागू होगा, ये कंडीशन है, उन पर लागू होगा, ठीक है कि नहीं, उन पर लागू होगा, ठीक है नहीं। तो किसी अवाष्पशील द्रव के लिए किसी अवाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलय के मूल प्रवाह के समानुपाती होता है, ठीक है नहीं। तो ये हमने पढ़ लिया राउल्ट का नियम। अगले सवाल पर चलते हैं। ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या है ना, ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या बताते हैं, किसी भी विलयन की सारी कॉलीग्रेट प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसके बारे में बताएंगे अणुसंख्य गुणधर्म। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, टिक मार्क में पूछा गया था कि कितने होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये होते हैं अपने 4 तरीके के, सबके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो विलियन के वे गुणधर्म लिखने की कोशिश कीजिएगा। विलियन के, यहां पे लिखता हूं मैं, विलियन के वे गुणधर्म, विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित, यहां लिखेंगे विलियन में उपस्थित, साथ के साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, याद होगा है ना। जो विलियन में जो उपस्थित है ना, कणों की संख्या, उपस्थित कणों की संख्या पर ही डिपेंड करेंगे, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इंग्लिश में इसे, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, गुणधर्म कहलाते हैं ना। राइटिंग इसमें थोड़ा अजीब सी आई है, समझने की कोशिश करना। वो पूछ सकता है भाई कौन से हमारे, एक बार पूछा गया था, निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है ना। तो हमने पढ़े थे, कई सारे होते हैं, हेमांक में अवनवन में, यहाँ से लिख लेता हूँ। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनवन, सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करूंगा। वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनवन है ना, अभी पढ़ा था राउल्ट के नियम में। वाष्प दाब का आपेक्षिक, यहाँ लिखेंगे अवनमन, अवनमन, ठीक, हमें तो लिखते जाना है। अब पढ़ेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, है ना। क्वथनांक, यहाँ क्या लिखेंगे, क्वथनांक में तो उन्नयन है, उन्नयन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन, मतलब कि बढ़ना। और यहाँ पढ़ने वाले हैं हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होना। हिमांक में अवनमन, अवनमन। एक बचता है लास्ट में परासरण दाब, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, परासरण दाब। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पाई इक्वल टू सी आर टी इसका फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल बनते हैं इनसे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 तरीके से देखे जाते हैं। अच्छा, हेनरी का नेम क्या है, वैसे सिलेबस में मुश्किल आएगा ये वाली, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू के पी, एम इक्वल टू के पी। एम क्या होती है, किसी द्रव की गैस में विलीयता, है ना, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कहेंगे, विलीयता कहेंगे एम को। ये डिपेंड करती है किस पे, प्रेशर पर, किस पे करेगी, दाब पर। दाब बढ़ाएंगे तो उसकी विलीयता या फिर घुलनशीलता बढ़ती जाती है ना। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलीयता लिखेंगे मेरे साथ साथ, स्थिर ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलीयता, है ना, सिलेंडर में भरी जाती है, लाइटर में भरी जाती है, कोल्ड ड्रिंक में भी गैस भरी जाती है ना। स्थिर ताप पर किसी गैस की, किसी गैस की, यहाँ लिखेंगे द्रव में विलीयता, द्रव में विलीयता, विलीयता मतलब सॉल्युबिलिटी। किसी गैस की द्रव्य विलीयता उसमें उपस्थित दाब के समानुपाती होती है ना, उसमें कितना दाब लगाया जा रहा है ना, उसमें उपस्थित
दाब के प्रेशर पर डिपेंड करती है। प्रेशर ज्यादा होगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी। उसमें उपस्थित दाब के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं। ये हेनरी कांस्टेंट है ना, सीमाएं जानने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या बना, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p होगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, हेनरी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। कई सारे यूजेज हैं इसके, है ना। गैस सिलेंडर जो आपने देखे होंगे, है ना, एचपी और इन सभी के। गैस सिलेंडर में जो गैस होती है ना, कौन सी गैस होती है बताइए। एक होती है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण, जिसे हम क्या कहते हैं, एलपीजी। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। प्रोपेन क्या होता है तो C3H क्या होगा बोलो, 8 होगा। ब्यूटेन क्या होगा तो C4H10 होगा। इन दोनों का मिक्सअप ही होता है। अब कोल्ड ड्रिंक जाहिर सी बात है आप पीते ही होगे, तो कोल्ड ड्रिंक में देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिल एसिड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सनसनाहट के साथ खुलती है, आवाज आती है। तो इन गैसों को मिलाया जाता है एक हाई प्रेशर के साथ में। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, है ना। क्या होता है ये, एक छोटी सी परिभाषा है इसकी। अगर किसी को आता है तो बता सकता है, वांट हाफ गुणांक आप किसे कहेंगे। एक ये अनुपात होता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है आप ये भी बताएंगे, है ना। इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो इसकी परिभाषा ऐसे करके हम बनाने वाले हैं, एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो आप कहेंगे कि भैया आई, एक फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले। किसी अणुसंख्यक गुण धर्म का, देखिएगा, किसी, किसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, अणु संख्य गुण धर्म का, गुण धर्म का, यहाँ पढ़ेंगे प्रायोगिक मान होता है और एक वास्तविक मान होता है जो प्रैक्टिकल में किया गया, इसे कहेंगे प्रायोगिक मान, है ना। और नीचे लिखेंगे सामान्य मान, जनरल वैल्यू जो होगी उसकी, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे उसी अणु संख्या गुण धर्म का, गुण धर्म का, यहाँ पे वास्तविक मान या सामान्य मान भी लिख सकते हैं, सामान्य मान, ये आई से डिनोट करेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है क्या होगा, और आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होगा। ये किसी विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है ना। विद्युत अपघट्य, जैसे तेजाब काम करता है हमारे सेल वगैरह में, विद्युत अपघट्य के लिए काम करेगा, है ना। ये लिखने में थोड़ा दिक्कत दे रहा है। और ये बात कर लेते हैं विद्युत अनपघट्य के लिए, विद्युत, इसमें त रह गया, अनअपघट्य। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ा, अनअपघट्य। ठीक है, चलो जैसे तैसे हमने लिख लिया इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हमारे आसानी से, है ना। इन दोनों के ही अनुपात को वांट ऑफ गुणांक आई के नाम से जानते हैं, है ना। दोनों बातें लिख दी हमने। एक होता है आदर्श विलयन, दूसरा होता है अनादर्श विलयन। तो मैं यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तरफ डाल लीजिए आप आदर्श विलयन, है ना। आदर्श मतलब आइडल सॉल्यूशन, जैसा हमें सॉल्यूशन चाहिए वैसे अगर मिल जाता है उसको आइडल सॉल्यूशन कहेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है अनादर्श, है ना, जैसा हमें नहीं चाहिए, अनादर्श विलयन। और आदर्श क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, जैसा हमें चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है। ऐसे करके लाइन खींच लीजिए, जिसको आता है वो एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट स्थिर ताप पर, है ना, दोनों के दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम रहेंगे, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे जो, शॉर्ट में लिखा रहे हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अभी हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम का क्या करेंगे, पालन करते हैं, पालन करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम का, नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, है ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी इसमें,
डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन इसमें शून्य होगा, और जो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा वो भी शून्य होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसके लिए डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, चेंज कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा, तो इसमें भी जीरो नहीं आएगा, है ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे आदर्श और अनादर्श विलयन, इसको बढ़ा बढ़ा के भी आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है नहीं। अब आगे चलते हैं हम अगले वाले सवाल पर। अगला वाला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है। इसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। एक साइड में डाल लीजिए परासरण और दूसरी तरफ डाल लेते हैं हम विसरण, क्या होता है ना। डिफ्यूजन जिसे कहा जाता है, जैसे जैसे अगरबत्ती की महक है, चारों तरफ रूम में फैल जाती है, ये क्या है, विसरण है। परफ्यूम की महक, एक अच्छे इंसान की महक पूरे देश भर में फैल जाती है, ये भी एक तरह का विसरण है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना परासरण और विसरण में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनिएगा। परासरण केवल द्रव में होगा, क्या पढ़ेंगे, परासरण की क्रिया जो होती है, परासरण केवल किस में होता है, द्रव में होता है, द्रव में होता है। और यहां पढ़ेंगे ये द्रव के अलावा किस किस में होगा विसरण, बताइए आप। तो ठोस द्रव गैस सब में होगा, यहां लिखेंगे विसरण ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। किसमें होगा, तीनों अवस्थाओं में। चलो दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह होगा, है ना, विलयन का, ध्यान से सुना। कम सांद्रता से क्या लिखेंगे, कम सांद्रता वाले विलयन से, वाले विलयन से, विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रभाव होगा। जैसे किशमिश का फूल जाना, इसी का एग्जाम्पल है। अधिक सांद्रता की ओर, सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, स्वतः मतलब क्या होता है, अपने आप, स्वतः प्रवाह। यहाँ पे केवल उल्टा ये कर देना है, कम सांद्रता की जगह पे यहाँ क्या कर देंगे भैया, अधिक सांद्रता। जैसे पानी का बहना, अधिक सांद्रता से, है ना, है ना, शॉर्टकट में लिख देते हैं, अधिक सांद्रता से यहाँ पे क्या जाएगा, कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर, ठीक। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना बेहद आवश्यक है। क्या होता है इसमें, अर्ध पारगम्य झिल्ली, है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, और इसमें नहीं है तो भी काम हमारा चलेगा। जो ऐसा देखते हैं, पानी को, पानी में किशमिश को डाल दिया जाता है, सुबह वो फूल जाती है, ये इसी का उदाहरण है ना। अगर पानी में अगर हम नमक का पानी डाल देंगे वो सिकुड़ जाएगी, ये विसरण का उदाहरण है, ठीक है नहीं, जान लिया। अगले पे चलते हैं, हम दोनों के बारे में पढ़ लिया है। अच्छा, परासरण दाब क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो परासरण की क्रिया को रोकने वाला न्यूनतम दाब, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ इसको, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। वह न्यूनतम दाब, क्या लिखेंगे, वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सके, जो परासरण की क्रिया को, ये थोड़ा इस नोट पैड मतलब ये हमारा इसी में दिक्कत है, क्रिया को क्या कर सके बेटा, रोक सके, रोक सके, परासरण दाब कहलाता है। कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है परासरण दाब का, परासरण दाब कहलाता है। कि फॉर्मूले की बात करेंगे तो परासरण दाब मतलब प्रेशर है, पी से डिनोट कर सकते हैं, पी के अलावा किसी और से कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, पाई से भी डिनोट किया जाता है कुछ किताबों में। तो फॉर्मूला इसका P बराबर CRT, बना के से PV इक्वल टू NRT से। भैया PV इक्वल टू NRT हमने पढ़ा था 11th क्लास में, तो P इक्वल टू V को नीचे लेके आएंगे तो इसे लिखा जाएगा N अपॉन V RT। N अपॉन V को
कंसंट्रेशन अर्थात सी कहा जाता है। तो CRT इसको बोलेंगे P इक्वल टू CRT, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है नहीं। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। मैं इसमें आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। उन्नयन का मतलब बढ़ना होता है, अंतर निकालते हैं ना, इसको किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा TF से। क्वथनांक है, ठीक है, ये होगा हमारा, सॉरी ये बी से करेंगे, है ना। बॉइलिंग, बॉइल माने उबलना होता है, इसे क्वथनांक कहा जाता है डेल्टा TB से। इसकी बात कर लेते हैं, इसे करेंगे डेल्टा TF से। फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसे लिखेंगे आप KB इंटू, यहाँ पे लिखेंगे मोलरता, क्या लिखेंगे, सॉरी मोललता लिखेंगे, है ना। और यहाँ बात कर लेंगे तो ये लिखा जाएगा KF इंटू, इसे कहा जाएगा मोललता, है ना, दोनों सेम सेम है। कि भैया बदलाव क्या है, यहाँ पे B मतलब बॉइलिंग पॉइंट और बॉइल का मतलब होता है उबलना, क्वथनांक। ये फ्रीज का मतलब जमना, ये होता है हिमांक। भैया मोललता आपने क्यों लिख दिया है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे करके बना सकता हूँ। यहाँ लिखेंगे मोलों की संख्या, लेकिन विलय के होने चाहिए, है ना, किसके होने चाहिए, विलय के। ब्रैकेट में लिख देता हूँ विलय के मूलों की संख्या, ऐसे करके आप बना सकते हैं मूलों की संख्या। और यहाँ पे लिखा जाएगा विलायक का भार, क्या लिखा जाएगा, विलायक का भार किसमें होना चाहिए भैया, केजी में, है ना। ये स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है इसका। सेम कहानी यहाँ बनेगी, है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, केजी में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, कुछ किताबों में ऐसे करके फॉर्मूला ये दिया गया है, तो इसे टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। ये केवी, यहाँ लिखेंगे W/M, है ना, इंटू 1000, और यहाँ पर कैपिटल W। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि W/M ही होते हैं मूलों की संख्या। यहाँ W मतलब क्या है, विलायक का भार है, इसको केजी में बदलेंगे तो नीचे 1000 आएगा, उसे ऊपर पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे इसमें केवल एक ही बदलाव आएगा, यहाँ पे KF लिख दिया जाएगा, ठीक है नहीं। ये विलियन के स्थिरांक है। अब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या पढ़ा था हमने, P0 माइनस PS/P0, है ना। इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। इस तरह से हमने जान ली हमारी पूरी क्लास। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।